इस क्लास आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 तीसरे चैप्टर का तीसरा प्रश्न आज हम हल करेंगे। आप अपनी अकाउंटेंसी की बुक निकाल लें और मैं जैसे जैसे प्रश्न पढ़ूंगा आप बुक में देखेंगे। सारा जो सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है ना, जैसे अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें पता है कि अकाउंट फॉर्मेट कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। तीन स्टेटमेंट है, एक रिवोल्यूशन अकाउंट है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। बट एडजस्टमेंट कैसे होंगे, कौन सा डीआर जाएगा, कौन सा सीआर जाएगा, ये सब बातें न्यूमेरिकल से पता लगेगी ना। सवाल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट रहता है कि ये ऐसे मामले डीआर होते हैं, ये मामले सीआर होते हैं, बट कौन सा मामला डीआर सीआर होगा ये सब तुम्हारे सवाल पर निर्भर है। इसलिए सवाल समझ में आना ज़रूरी है कि सवाल में पूछा क्या है। पूछे गए के अनुसार ही हम अपना आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं। ओके, तो आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 निकाल लीजिए और मैं पढ़ूंगा, आप भी किताब में देखेंगे साथ के साथ। ए और बी दो साझेदार हैं जो जिसमें ए का हिस्सा है 1/2 और बी का हिस्सा 1/3। देखो 1/2 1/3 दोनों के हर अलग अलग हैं। एक का हर तो 2 है और एक का हर 3 है, तो हमें अनुपात निकालने के लिए हर समान करना पड़ता है ना। तो हम 1/2 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/6 और 2/6। ओके, फिर 6 कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात कितना आएगा, 3:2। इनका लाभ हानि का अनुपात बनेगा। आगे एक लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6। ये लाइन काट दो, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, ये लाइन इस सवाल में गलत छपी हुई है। यहाँ तक ही देखेंगे कि ए और बी 1/2 व 1/3 और अनुपात में बदला तो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया गया है, लाइबिलिटी साइड में दिया गया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 18,000 रुपये, रिजर्व फंड 12,000 रुपये, क्रेडिटर्स 10,000 रुपये, P&L का बैलेंस 24,000 रुपये, कैपिटल ए और बी की 80 और 40,000 रुपये। इधर एसेट्स में दे रखा है गुडविल का बैलेंस है 15,000, प्लांट है 90,000, पेटेंट है 4400, स्टॉक है 30,000, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 20,000, डेप्टर 20,000 के हैं जिसमें से 400 पीबीडी माइनस किया तो 19,600 और कैश कितने का है 5,000 रुपये का। ओके, फिर 1 अप्रैल 2016 को बी ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। ये ख्याति सवाल में दो ख्याति है, एक बैलेंस शीट में एक अन्य सूचनाओं में है। जो बैलेंस शीट में ख्याति खाता खुला हुआ है वो तो आपको पता है, जो खाता पहले से खुला होता है उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पुराने वाला जो बैलेंस शीट वाला खाता है 15,000 का वो तो बंद होगा। और अन्य सूचनाओं में जो नीचे ख्याति दी गई है उसमें क्या किया जाएगा, जाने वाले का हिस्सा निकाला जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट का जो पेटेंट का जो मूल्य है वो 3,000 से बढ़ाना है, बट प्लांट जो है वो ओवर वैल्यूड है, अधिमूल्यांकित है। कितने रुपए से, 15,000 से। अगर कोई संपत्ति अंडर वैल्यूड है मतलब कम मूल्यांकित है तो उसे बढ़ाते हैं, ओवर वैल्यूड है तो उसे क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हमें प्लांट का मूल्य 15,000 रुपये क्या करना है, कम करना है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा मूल्यांकन कर रखा है पहले ही। पीबीडी जो है वो देनदारों का 5% बनेगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो लेनदार और देनदार दोनों पे कितना बनाना है, 3% बनाना है। ओके, एक इंश्योरेंस का खर्चा है जो हमने पूरे का पूरा P&L में डीआर कर दिया 870 रुपये, जिसमें से पूरे का पूरा P&L में डीआर किया जिसमें से 870 रुपये अगले साल के दे दिए। मतलब P&L में जो खर्चा हमने डीआर किया है उसके अंदर 870 रुपये अगले साल का खर्चा है। तो अगले साल का खर्चा मतलब प्रीपेड, वो कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड होता है तो वो क्या बन जाती है, आपकी करंट एसेट्स बन जाती है। तो यहाँ ये 870 रुपये आपकी करंट एसेट्स माने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन कितने पे किया गया है, 16,000 पे किया गया है। और इनमें से आधे इन्वेस्टमेंट किसने खरीद लिए, बी ने खरीद लिए। मतलब 16 में से 8 के इन्वेस्टमेंट हम किसको बेचेंगे, बी को बेचेंगे। ओके, और एक वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी बनाना है हमें, कितने का, 5,000 रुपये का। बी को पूरा भुगतान क्या किया जाए, नकद में किया जाए। और इस भुगतान के लिए यदि कोई पैसा कम पड़ता है तो वो प्लांट और स्टॉक को गिरवी रख के बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है। वो तो हम देखेंगे सवाल में कि लोन की आवश्यकता है नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो लोन लेके क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। ओके, आपको सवाल का रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट क्या करने हैं, तैयार करने। देखो बात, काम तो वही 3 करने हैं मगर सवाल थोड़ा बदल गया ना। ऐसे हर सवाल थोड़ा चेंज होता रहता है, बस आपको वो चेंजेस समझ में आने चाहिए। सवाल में पूछी गई बातों का जवाब आपको आना चाहिए। आपको 3 खाते आते हैं, तीनों का फॉर्मेट पता है, डीआर सीआर पता है, सब ठीक है, बट न्यूमेरिकल में जो एडजस्टमेंट है वो सब आपके दिमाग में रहने चाहिए ना। कि इसलिए मैक्सिमम सवाल करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करो।
जितने हम प्रश्न हल करेंगे ना उतने ही हमारे जो कंसेप्ट है एडजस्टमेंट हमें क्या होंगे, लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे जितने ज़्यादा सवाल सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल चैप्टर के कर लो, बुक है आपके पास तो साथ के साथ बुक के एग्जाम्पल भी सोल्व करते रहें। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो आपको पता ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, डीआर साइड लॉसेज आएंगे, सीआर साइड में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ओके, सबसे पहले ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि पेटेंट का मूल्य 3000 बढ़ाना है। पेटेंट एक संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो ये लाभ ही है, लाभ है तो मामला कहाँ जाएगा, सीआर में जाएगा। हम लिखेंगे बाय पेटेंट कितने रुपए से, 3000 रुपये से। ओके, फिर कह रहा है प्लांट का मूल्य पहले ही 15,000 ज़्यादा लगा रखा है तो प्लांट का तो भाई कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा तो हानि है, हानि है तो डीआर में जाएंगे, लिखेंगे टू प्लांट और कितने रुपए कम करने हैं, 15,000 रुपये प्लांट के क्या कर दिए, कम कर दिए। ओके, पीबीडी कितना बनाना है, देनदारों का 5% बनाना है। ये थोड़ा समझने वाला मामला है, ये पीबीडी वीबीडी का लफड़ा क्या है। पीबीडी देनदारों का 5% बनाना है। आप अपनी बुक में देखेंगे कि बुक में डेप्टर्स 20,000 के हैं, बुक में जो डेप्टर हैं वो 20,000 के हैं। ओके, और उस 20,000 का आपको 5% क्या बनाना है, पीबीडी बनाना है। तो 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपया। 20,000 का 5% पीबीडी कितना बनता है, 1,000। जबकि आपकी बुक में पीबीडी 400 रुपये तो पहले ही दे रखा है। आप बुक में देखेंगे कि बुक के अंदर पीबीडी पहले ही कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। तो 20,000 का 5% हमने पीबीडी निकाला कितना, 1,000। ओके, ये हमारे हिसाब से नया है। जबकि सवाल में पीबीडी पहले कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। तो इसका मतलब जो पीबीडी पहले 400 रुपये था अब वो कितने रुपये हो गया, 1,000 रुपये हो गया ना। तो पीबीडी बढ़ गया कितने रुपये, 600 रुपये। तो पीबीडी बढ़ गया मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब क्या है, नुकसान ही है, नुकसान है, हानि है। तो ये डीआर में जाएगी टू पीबीडी कितने रुपये, 600 रुपये। पुराना पीबीडी और नए पीबीडी का क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। 20,000 का 5% 1,000 नया पीबीडी और 400 पहले से दे रखा है, तो 600 रुपये की जो वृद्धि हुई है वो डीआर कर दी गई है। ओके, फिर यह कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है देनदारों पर, दोनों पर बनाना है, पर पहले देनदार का बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स भी बनाना है, वो भी क्या है, देनदारों का 3%। अब वो कैसे बनेगा, उसकी तो मैंने काउंटिंग यहाँ पूरी लिख दिया भाई, कि ये थोड़ा सा समझने वाला मामला होता है। डेप्टर कितने हैं सवाल में, 20,000। ओके, फिर आपने नया पीबीडी बनाया वो घटाओ 1,000 रुपये का, 20,000 का 5% है ना, 1,000 रुपया। तो 20,000 के डेप्टर में से 1,000 का तो पीबीडी गया, डेप्टर कितने बचे, 19,000। 19,000 के डेप्टर्स पे हम 3% क्या बनाएंगे, डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाएंगे। जो डिस्काउंट का प्रोविज़न होता है ना वो टोटल डेप्टर पे नहीं बनता, पीबीडी माइनस करने के बाद जो बचे हुए डेप्टर हैं उन पे बनता है हमेशा। ये बात 11वीं क्लास में समझाई जाती है। तो 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा ये कि आप टोटल डेप्टर में से पीबीडी माइनस करेंगे, फिर जो बचेंगे उन पे क्या बनाते हैं हम, डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाते हैं। तो 20,000 के डेप्टर, उसमें से 5% पीबीडी माइनस किया 1,000, बचे कितने, 19 का 3% पीडीडी बनाया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 19,000 का 3% ये आ रहा है 570 रुपये यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, चलिए फिर ये कह रहा है 3% डिस्काउंट जो है वो लेनदारों का भी बनाना है। तो देनदारों का जो बट्टा है वो तो हानि है, चलो डीआर में आ गया, मगर लेनदारों का बट्टा क्या होता है, लाभ होता है। तो मैंने इसे सीआर में लिखा है बाय रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स। लेनदारों का बट्टा लाभ है, क्योंकि वो हमें फ्री कर देते हैं। कितना % बट्टा मिल रहा है हमें लेनदारों से, बैलेंस शीट में लेनदार दिए गए हैं 10,000। 10,000 का 3% हमें डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब 300 रुपये डिस्काउंट में क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा हमें। देनदारों का बट्टा हानि है, डीआर में गई, लेनदारों का बट्टा लाभ है, सीआर में गया। लेनदार 10,000 के हैं, 10,000 का 3% कितना आ गया, 300 रुपये आ गए। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4 में इसने लिखा था कि 870 रुपये आपने अगले साल का भी क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया, इंश्योरेंस का खर्चा। प्रीपेड एक करंट एसेट्स है, करंट एसेट बढ़ गई तो डीआर में जाएगी, मतलब वैसे डीआर में क्या, सॉरी, करंट एसेट्स क्या है, एक एसेट्स है। कोई भी अगर मामला प्रीपेड किया जाता है, कोई भी मामला अगर प्रीपेड किया जाए तो वो करंट एसेट्स बन जाती है। करंट एसेट्स संपत्ति है, बढ़ रही है तो मामला सीआर में जाएगा, कितने रुपये, 870 रुपये। ओके, फिर मैं दोबारा आ गया पॉइंट नंबर 1 पे कि पेटेंट जो थे वो 3,000 से बढ़ाने थे, तो मैंने बाय पेटेंट लिख दिया कितने रुपए का, 3,000, क्योंकि हमारी संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आओ, उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन 16,000 किया गया। ऊपर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दे रखे हैं, 20, अब हो गए 16, कितने कम हो गए, 4,000। इन्वेस्टमेंट घट गया, संपत्ति घट गई, संपत्ति घट गई तो हानि है, हानि है तो डीआर में आ गई
टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के, 4,000 रुपये के। ये लो, ये तुम्हारी रिवोल्यूशन के सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक बार दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिखा प्लांट को, क्योंकि प्लांट का मूल्य क्या हो रहा है, 15,000 रुपये कम करना है, पहले ज़्यादा लगा रखा था तो 2 प्लांट लिख दिया। फिर इन्वेस्टमेंट जो 20 के थे वो 16 के हो गए, तो ये 4,000 कम हो गए, ये भी डीआर में आएंगे। जो सब सवाल के सबसे लास्ट में लिखा है WCR बनाना है, कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। तो WCR एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी, ये भी हानि है, ये भी कहाँ जाएगी, डीआर में जाएगी। तो इसे भी मैंने क्या लिख दिया, डीआर साइड में लिख दिया 5,000 रुपये को। फिर पीबीडी कैसे बना, 20,000 के देनदारों का 5% पीबीडी बनाना है 1,000, जबकि सवाल में पहले से पीबीडी दिया हुआ है 400, तो 1000 बनाना है, 400 तो पहले से बना हुआ है, तो पीबीडी बढ़ा कितना, वो 600 बढ़ गया। फिर पीडीडी कैसे बनाना है, उसका नियम यह है कि देनदारों में से पहले 1,000 रुपये वाला नया पीबीडी माइनस करो, फिर जो बचे हुए देनदार हैं उन पे 3% क्या बनाओ, डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओ। तो कितना बनेगा, 570। ये तो होगी डीआर की मदे, हानि की मदे। अब लाभ में आते हैं। पेटेंट का मूल्य बढ़ाना है, लाभ है सीआर कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस एक संपत्ति है, संपत्ति बढ़ रही है, ये भी सीआर में गई। फिर प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स डिस्काउंट के लिए, ये हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हमें अगर कोई लेनदार डिस्काउंट देता है तो हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, कि 300 रुपये कम देने पड़ेंगे 10,000 का 3%, वो 3% की रेट की दाम में दे रखी है, तो 10,000 का 3% 300 रुपये डिस्काउंट का बच गया। ये हमारा फॉर्मेट क्या हो गया भाई, रिवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया। ये इस सवाल का रिवोल्यूशन अकाउंट बढ़िया है, एडजस्टमेंट अच्छे हैं इसके अंदर। फिर हमें निकालना है बैलेंस। बैलेंस में देखो डीआर साइड का योग ज़्यादा है इस बार, अभी पहले वाले सभी सवालों में सीआर का योग ज़्यादा आया था। डीआर का एडिशन है 25,170, ओके, और डीआर का सीआर का है 4,170, तो 25,170 में से गए 4,170, लॉस कितने का हो गया, 21,000 का। डीआर का योग ज़्यादा है तो हानि हुई, 21,000 की हानि को मैंने ए और बी के 3:2, क्योंकि 1/2 और 1/3 थे ना, तो हर समान करके वो 3:2 अनुपात बन गया। 21,000 की हानि को 3 और 2 में बांटा, तो 21,000 का 3/5, 21,000 का 2/5, 12,600 ए की हानि है, और 8400 8400 रुपये क्या है, बी की हानि है, जो उनके पूंजी खाते में क्या कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये तुम्हारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट थर्ड चैप्टर क्वेश्चन का बढ़िया समझा रखा है, एडजस्टमेंट अच्छे दिए इसने इसमें। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। 2 ही पार्टनर हैं, ए एंड बी, DRCR साइड। सबसे पहले पूंजी दायित्व है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, CR साइड में जाएगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस BD, और 80,000 और 40,000 रुपये का मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। एक का बैलेंस 80,000 है, दूसरे का कितना है, 40,000 रुपये है, ओके। 80,000 और 40,000 रुपये का बाय बैलेंस BD आ गया। फिर आता है रिज़र्व फंड। ये रिज़र्व फंड वगैरह कहाँ से आई, ये देखेंगे। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, बैलेंस BD बैलेंस शीट से आता है। अब आप बैलेंस शीट ही चेक करो कि बैलेंस शीट के डीआर या लाइबिलिटी या एसेट साइड में कुछ और मामला है क्या आने वाला। पहले लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे ऊपर है EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। देखो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कभी भी कर्मचारियों में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो कंपनी के कर्मचारियों का है, उनका ही रहेगा, उनको छोड़ दो। फिर आता है रिज़र्व फंड। यस, रिज़र्व फंड तो जनरल रिज़र्व का ही नाम है, रिज़र्व फंड है। फिर उसके बाद लेनदार है, उनको छोड़ दो। फिर P&L का बैलेंस दे रखा है, ये भी लाभ है। तो निवृत्ति के समय जितने भी रिज़र्व फंड है, P&L है, ये सब पार्टनर्स में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं उनके ओल्ड रेशो में। इसलिए मैंने लिखा है बाय रिज़र्व फंड और बाय P&L, ये दोनों लाभ की मदें हैं, और लाभ की मदें 3:2 में बांट के उनके खाते में क्या कर दी गई है, CR कर दी गई है। रिज़र्व फंड को बांटा 3:2 में, तो 7200 और 4800 आया, और P&L को बांटा 24,000 को, तो आया 14,400 और 9600, 9600 रुपये आ गए। तो ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटी का मामला। अब एसेट्स में आओ। एसेट्स में ऊपर गुडविल दिया है, और गुडविल के बारे में एक बात है कि गुडविल खाता अगर बैलेंस शीट में है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो गुडविल खाता बंद होगा तो डीआर साइड से बंद होगा। एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल, और मैंने टू गुडविल लिख के 15,000 के खाते को 3:2 में डिवाइड किया, तो 9,000 और 6,000 रुपये से गुडविल खाता क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये 4 मामले बैलेंस शीट से आए हैं। ओपनिंग बैलेंस BD बैलेंस शीट से आया, रिज़र्व फंड बैलेंस शीट से आया, P&L बैलेंस शीट से आया, और गुडविल अकाउंट भी कहाँ से आया, बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट के सारे मामले क्या हैं, कंप्लीट हैं। अब हम आते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो तो हानि दिखा रहा है भाई। वो हानि कहाँ जाएगी, हानि जाएगी DR साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 21,000 की हानि को जो मैंने डिवाइड किया, तो 12,600 और 8400 रुपये की हानि उनके पूंजी खाते में क्या कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये भी हो गया। फिर आते हैं अन्य सूचनाओं में। अन्य सूचनाओं में पहला ही पॉइंट दे रखा है
ख्याति की ख्याति कितनी है, 50,000 रुपये है। तो पहले ख्याति का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जाने वाले को ख्याति मिलेगी, उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है बीज शेयर इन गुडविल, ख्याति में बी का हिस्सा। पूरी ख्याति है 50,000, बी का अनुपात है 3:2 मतलब 2/5। तो बी का हिस्सा है 2/5, तो 50,000 का 2/5 बनता है 20,000 रुपये। मतलब बी को ख्याति के 20,000 रुपये मिलेंगे। ये कौन देगा, ए देगा। तो इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए दे रहा है वो DR, बी ले रहा है वो CR। तो एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री ट्रांसफ़र करनी है। तो ए को तो मैंने कर दिया DR टू बी के नाम से, ठीक है, और बी को कर दिया CR किसके नाम से, ए के नाम से। ए को किया गया है डेबिट 20,000 से, और बी को किया गया है क्रेडिट कितने रुपए से, 20,000 से। ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद बाकी सारे मामले सवाल में वो रिवोल्यूशन के थे। एक 5वां पॉइंट में था कि 16,000 के विनियोग थे, आधे कौन ले गया, बी ले गया। तो 16,000 के आधे मतलब 8,000 के इन्वेस्टमेंट तो बी ले गया ना। तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 8,000 रुपये। बी के खाते में 8,000 रुपये उसके डेबिट कर दिए, मतलब 8,000 रुपये हमें उससे लेने हैं। ये आपकी क्या बन गई, सारी एंट्रीज़ बन गई। सारे मामले हमने क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। एक बार दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस BD आया बैलेंस शीट से, फिर रिज़र्व फंड आया बैलेंस शीट से, P&L आया बैलेंस शीट से, टू गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट से आया, खाता बंद किया गया। फिर रिवोल्यूशन की हानि रिवोल्यूशन अकाउंट से आई। फिर 16,000 में से 8,000 के विनियोग कौन ले गया था, बी ले गया था, तो उसके खाते में डेबिट कर दिए। क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म की संपत्ति खरीदता है तो जितने में उसने संपत्ति खरीदी है वो पैसा उसके खाते से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 8,000 रुपये उसके खाते में क्या किए गए हैं, डेबिट कर दिए गए हैं। ओके, उसके बाद आता है मामला गुडविल का। गुडविल हमने क्या की थी, कैलकुलेट की थी। पूरी फर्म की ख्याति 50,000 है, बी का हिस्सा 2/5 20,000। बी को ये रुपये कौन देगा, ए देगा। तो एंट्री बनती है ADR टू बी। इसलिए मैंने ए को तो किया है डेबिट 20,000 से, और बी को किया है क्रेडिट। देने वाला डेबिट, लेने वाला क्रेडिट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमारे खाते का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। पहले ए का बैलेंस निकाल लो, उसका तो बैलेंस CD आएगा ए का। तो ए का देखिए CR साइड का होगा 1,01,600। ओके, इस 1,01,600 में से 20, 30 और 9 39 और 2 कितने हो गए, 41 600 क्या कर दिए मैंने, माइनस कर दिए। तो 1,01,600 में से 39,600 माइनस किए तो 60,000 क्या आ गया, उसका बैलेंस CD आ गया। ये तो आ गया ए का बैलेंस CD, ठीक है। ए का तो बैलेंस CD से खाता बंद होगा क्योंकि वो तो पार्टनर है भी फर्म में। अब आता है बी का तो इसने बोला है कि बी का खाता जो है वो बंद कैसे करना है, कैश से करना है। बी को सारा पेमेंट कैश में करके उसका खाता क्या कर देना, बंद कर देना। तो बी का CR का एडिशन आता है 74,400, और उसमें से 6,000, 8,400 और 8,000, 8 8 16 और 6 कितने, 22,400 रुपये क्या कर दिए मैंने, माइनस कर दिए। तो 74,400 में से 22,400 माइनस किए तो 52,000 रुपये टू कैश, मतलब कैश देके उसका खाता क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, तो ए का तो निकाल दिया बैलेंस CD और खाता बंद कर दिया, और बी की 52,000 की पेमेंट कर दी, उसका खाता भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ओके, अब बारी आती है किसकी, अगला स्टेप आता है हमारा बैलेंस शीट का, कि अब हमें क्या बनानी है, सवाल की बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का तो वही है हमेशा वाला काम। बैलेंस शीट के मामले कैसे बनेंगे ये भी देख लेते हैं। चलिए अभी चलो अब बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले एज कैपिटल, क्योंकि बी तो चलेगा तो एक ही पार्टनर बचा है, एज कैपिटल आएगी। एक ही कैपिटल का बैलेंस CD ऊपर ये रहा 60,000 रुपये, क्या लिख दी मैंने, एक ही कैपिटल लिख दी। फिर मैंने लिखा है EPF। EPF कहाँ से आया, ये तुम्हारे सवाल की जो बैलेंस शीट है ना उसमें पहले से EPF दे रखा था 18,000 का, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो वैसे का वैसे लिख दिया। फिर आता है WCR। ये सवाल की अन्य सूचनाओं में लास्ट पॉइंट है कि 5,000 रुपये का WCR बनाना है। WCR वर्क्समैन कंपनसेशन रिज़र्व भी एक लायबिलिटी है, ये भी हमने ट्रांसफ़र कर दी। फिर क्रेडिटर्स, सवाल के अंदर क्रेडिटर कितने दे रखे थे, सवाल में क्रेडिटर देखे थे 10,000 के। फिर 10% का उस पर 3% डिस्काउंट मिल रहा था हमें। तो 10,000 का 3% कितना होता है, 300 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। तो हमारे लेनदार कितने रह गए, 9700 रुपये के ही रह गए। ओके, ये बैंक लोन एक बार छोड़ दो, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बाद में आएगा कैसे आएगा, ये बाद में बात करेंगे। तो पहले कैपिटल लिखी, वो कैपिटल अकाउंट से लिख दी 60,000 रुपये। EPF पुराने वाली बैलेंस शीट से 18,000 लिख दिया।
WCR अन्य सूचनाओं में दे रखा था 5,000 रुपये, वो लिख दिया। क्रेडिटर पुराने वाली बैलेंस शीट में 10,000 के थे, बट 3% का PBD 3% का डिस्काउंट का था मामला, तो डिस्काउंट घटा के हमारे लेनदार कितने बचे, 9700 के बचे। अब आ जाओ तुम एसेट साइड में। एसेट साइड में तुम्हें प्लांट दे रखा था बैलेंस शीट के अंदर, प्लांट की वैल्यू 90,000 थी और ये कह रहा था कि प्लांट 15,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, तो 90 में से 15 माइनस कर दिए तो प्लांट की वैल्यू कितनी होगी, 75,000 रुपये हो गई। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट का मामला क्या बनता है कि पेटेंट जो है पहले से 4400 के दे रखे थे बैलेंस शीट में, फिर ये लिखा था कि 3,000 रुपये पेटेंट में वृद्धि करनी है, तो 4400 और 3,000 कितने हो गए, 7400 क्या कर दिया प्लांट में जोड़ के, सॉरी पेटेंट में जोड़ के दिखा दिया। ओके, फिर बारी आती है स्टॉक की। स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 30,000 रुपये का। कहाँ से आया, ये पुराने वाली बैलेंस शीट से देख के लिख दिया क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट 20 के थे बट मूल्यांकन 16 पे किया गया था, 16 में से 8 के कौन ले गया, बी, तो बचे कितने, 8 के बच गए, वो 8,000 के इन्वेस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में लिख दिए। दोबारा सुन लो, प्लांट 20 का है बट मूल्यांकन 16 पे हुआ है, 16 में से 8 के किसको दे दिए, 8 के हमने दे दिए बी को, तो बचे कितने, 8,000 के प्लांट इन्वेस्टमेंट बैलेंस बच गए। चलो ये भी ठीक है। बारी आती है देनदारों की। देनदारों का मामला कैसे है, 20,000 के देनदार थे, ठीक, फिर उस पर 5% बना PBD, वो माइनस किया, तो 20,000 का 5% 1,000 PBD माइनस कर दिया, बचे 19,000 के देनदारों पर 3% डिस्काउंट और है, तो 19,000 का 3% होता है 570 रुपये का, डिस्काउंट भी घटा दिया, तो नेट डेप्टर कितने आ गए, 18,430 रुपये के आ गए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, पर एक बार देख लेते हैं लास्ट तक। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड तो सवाल में दिया था ना कि 870 रुपये प्रीपेड हमने क्या कर दिया, अगले साल का कर दिया। ठीक है, तो 870 रुपये प्रीपेड क्या बन गई, हमारी करंट एसेट्स बन गई, उसे भी हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, अब ये एसेट्स को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये बैंक वाला लोन तो बाद में बताऊँगा कैसे आया। प्लांट 90 का था, 15 कम हो गया 75, पेटेंट 4400 के थे, 3,000 बढ़ गए 7400, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ तो वैसे का वैसे लिखा। इन्वेस्टमेंट 20 के थे, 16 के हो गए मूल्यांकन, 16 में से 8 के बी ले गया, तो बचे कितने, 8। देनदार 20,000 के थे, 5% PBD माइनस किया, 1,000 रुपये, तो बचे 19, और 19,000 में भी 3% डिस्काउंट और माइनस कर दिया, 570 रुपये, 19,000 का 3%, तो बचा 18,430। और प्रीपेड इंश्योरेंस तो सवाल में बोला गया है, अगले साल का एडवांस पेमेंट हुआ है, तो वो प्रीपेड के नाम से हमने दिखा दिया, करंट एसेट्स बना दी उसे। ठीक है, अब आता है कैश या लोन। ये बैंक लोन कैसे है, देखो सवाल में कैश दे रखा है 5,000 रुपये, आप ढंग से समझना इस चीज़ को। सवाल की बैलेंस शीट में कैश है 5,000 रुपये का, बट इसने एक लाइन लिखी है कि बी को हमने पेमेंट किया था ऊपर 52,000 रुपये का, ये देखो 52,000 का पेमेंट किया, तो जिस फर्म के पास कैश 5,000 है उसने पेमेंट कितनी कर दी, 52,000 की कर दी, तो 47,000 रुपये आए कहाँ से, ये 47,000 उन्होंने क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, जिसे हमने लायबिलिटी साइड में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, ये एक समझने वाली बात थी कि बैंक लोन कैसे आ गया सवाल के अंदर। तो बैंक लोन का मामला यूँ है कि कैश कम था और पेमेंट क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, तो डिफरेंस का 47,000 रुपये फर्म का क्या बन गया, लोन बन गया, जिसे लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र किया गया। और कैश यहाँ पे ख़त्म ही हो गया क्योंकि कैश तो है ही नहीं ना, फिर जितना भी कैश आता है वो सारे का सारा तो हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया, 5,000 वो दे दिए, फिर लोन लेके 47,000 रुपये बी को और दे दिए, तो फर्म का कैश तो हो गया नील। वो सारा मामला किस में चला गया, लोन अकाउंट में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ओके, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 भाई। एक बार ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या बना, रिवोल्यूशन अकाउंट बना। ओके, उसके बाद हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सारे एडजस्टमेंट कर किए। उसके बाद बारी किसकी आई है, उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में हमने क्या किए, सारे एडजस्टमेंट किए। ओके, तो आप इस न्यूमेरिकल को भी आप अपनी फेयर कॉपी में हैंड टू हैंड करेंगे। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ कि तुम्हें आगे वाला सवाल करना है, आगे वाला सवाल करना है, होमवर्क सेक्शन में सेंड भी करना है, मगर मुझे लगता नहीं कोई सेंड वेंड का ऐसा कोई है, तुम पे असर हो रहा है किसी बात का। ओके, तो आप ये न्यूमेरिकल अपनी फिर कॉपी में कर लेंगे और आगे वाला न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तुम ट्राई करो, जैसा भी आता है बाद में मैच कर लिया करो, बुक सभी के पास है अब। ओके क्लास, थैंक यू भाई।